स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। मनु के घर से कुछ ही दूरी पर काफी ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। उसके घर से कुछ ही दूरी पर जहां वो भीड़ जमा थी वहां पर एक दीवार थी, जैसे किसी चीज को चारों ओर से कवर किया गया है। लेकिन वहां पर एक लाश थी। आज ये लाश उस जगह पर काफी समय बाद वहां पर ये लाश पाई गई। कहने का मतलब है कि कई साल बीत चुके थे जहां पर ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि एक खास जगह को चार दीवारी से कवर कर दिया गया, लेकिन आज वहां पर फिर से एक लाश पाई जाती है। कुछ ही दिन पहले एक जेसीबी थी जो वहां से गुजरी थी और जिसकी टक्कर से गलती से उस दीवार का एक हिस्सा ढह गया। लेकिन अब सालों बीतने के बाद गांव के जो लोग थे वो शायद कुछ साल पहले हुई घटनाओं को भूल चुके थे और उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ा और एक बच्चा इस चारदीवारी के पास मृत पाया गया। अब ऐसा भी क्या था इस चारदीवारी के भीतर कि जिसको गांव वालों को कवर करना पड़ा। और मनु जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो काफी ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका जब इंसान हिस्सा बनता है तो उस चीज की मनोस्थिति सिर्फ वही समझ पाता है। और शायद मनु का लिंक कभी ना कभी उस चारदीवारी के भीतर जो है उससे रहा होगा। मनु खासे परेशान नजर आ रहे थे। वो गांव के सरपंच से लड़ रहे थे कि भाई दीवार टूटी है तो बनाई क्यों नहीं गई उस समय। अब इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो जेसीबी वाला है, उसको कुछ पता था, या हम सब है, हमें तो पता है ना कि क्या होता रहा है यहाँ पर। उसके बावजूद हमने केयर नहीं की और आज एक बच्चा मर गया। कैसे वापस आएगा वो? अब बात तो मनु ठीक कर रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोगों को ये बात पता थी कि ये चारदीवारी आखिर बनाई क्यों गई थी। कईयों को नहीं पता थी, जो उस चारदीवारी के बनने के बाद पैदा हुए थे। तो इस चारदीवारी का इतिहास क्या था? और शायद गांव में सिर्फ और सिर्फ मनु ही है जिसको इस चारदीवारी के अंदर जो है उसके बारे में पता है। अब हम बात करते हैं उन दिनों की जब मनु छोटा होता था और ये चारदीवारी तब बनी नहीं होती थी। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा गटर था, और ये गटर ऐसा नहीं था कि जहाँ पर गांव का जो सारा वेस्ट है वहां पर आता था, कुछ ऐसा नहीं था। ये सूखा हुआ गटर था। ये गटर जो अंडरग्राउंड, मतलब पहले तो उसका जो मुहाना था वो काफी बड़ा था। और आपने देखा ही होगा कई हॉलीवुड मूवीज वगैरह में जो गटर होते हैं कितने कितने बड़े होते हैं, गुफा जैसे होते हैं। ये भी ऐसा ही था। इसका बड़ा सा एक मुहाना था और ये नीचे नीचे जाता जाता आगे की तरफ जाता था। और एक आगे नदी है, या नहर कह सकते हैं, नदी नहीं नहर है, उसके साथ आगे जाके मिल जाता था, लेकिन वो ब्लॉक किया हुआ था। कहा जाता है कि जो ये गटर है बेसिकली असल में उसको गटर नहीं कहा जा सकता। ये किसी समय में कोई गुफा का काम करती होगी किसी महाराजा राजा के लिए, क्योंकि इसी गांव में एक छोटा सा किला भी था, तो हो सकता है कि बचने के लिए वहां से जाते हो। लेकिन बाद में शायद किसी ने गटर बनाने की परियोजना बनाई होगी, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकी। अब इस गटर में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पानी खड़ा रहता था बारिश की वजह से, और उसकी वजह से यहाँ पर हल्की हल्की बदबू भी रहती थी कि खड़ा पानी है। थोड़ा बहुत जो है वो पॉलिथीन वगैरह हो गए, जो नॉर्मल छिलके छुलके सब्जियों के हो गए, ऐसी चीजें रहती थी। लेकिन ये गटर की खासियत नहीं थी। गटर की खासियत थी इसका आदमखोर होना, या यूं कहें कि इसका बच्चों को मारना, खूनी होना, बच्चों का कातिल होना। ये गटर जो था, इस गटर में बहुत से बच्चे गिरकर मर चुके थे। आज तक बिल्कुल इसका कारण पता लग नहीं सका कि आखिर
ये बच्चे गटर में ही जाके क्यों मर जाते हैं? कहने का मतलब है कि कई लोगों ने मतलब बच्चों को दूर रखने के लिए माँ बाप ने बिल्कुल चिताया होता है कि भाई इस गटर से दूर रहो, और ऐसा कुछ इस गटर के आसपास खास था भी नहीं कि जिसको बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते वहां पे गिर जाए। फिर धीरे धीरे इस चीज को लेकर एक मनहूसियत फैल चुकी थी, एक अफवाह कह सकते हैं फैल चुकी थी कि यहाँ पर कोई ऐसा एक प्रेत रहता है जो बच्चों को अपनी तरफ सम्मोहित करता है और बच्चे मर जाते हैं। जब ये धीरे धीरे धारणा बढ़ी तो इस गटर से लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी, और खास तौर पर बच्चों को तो इस गटर में जाने ही नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे जब हम बचपन में थे, बकौल मनो कि ये गटर में अब जो घटनाएं थी वो तकरीबन हम ना के बराबर रह चुकी थी, क्योंकि इस गटर से दूर दूर ही सब गुजरते थे, ना ही सिर्फ बच्चे बड़े भी। तो किसी तरीके का कोई सवाल था ही नहीं कि गटर में जाके बच्चे की मौत हो। तो धीरे धीरे जैसे आज लोग भूल चुके थे चार दीवारी बनाने के बाद, वैसे ही बिना चार दीवारी के भी भूल चुके थे। अब तब तक तो इस गटर का कोई राज किसी को पता ही नहीं था कि आखिर ऐसा होता क्या है गटर में। बहुत जल्दी ये पता लगने वाला था, क्योंकि इस गटर का राज या इस गटर में जो रहता है, शायद इस सारे गांव में उसको मैंने देखा। अब एक बार इस गटर के बिल्कुल बैक साइड पे एक बहुत बड़ी ग्राउंड है जहां पर हम बच्चे आमतौर पर खेलते रहते हैं, और ये जो गटर के और ये ग्राउंड और गटर के बीच में एक दीवार है जिससे गटर दिखाई नहीं देता। तो उस ग्राउंड से दूसरी तरफ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो गटर ग्राउंड के बैक साइड पर है। तो अगर कोई ग्राउंड में आएगा तो बाहर से दूसरी तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से ही चला जाएगा। हम जो क्रिकेट खेलते थे वो भी इस तरीके से खेलते थे कि इस दीवार से दूरी जितनी हो सके उतनी हो, ताकि बॉल पूरी हिट करने के बाद भी इस दीवार को फांद के उस तरफ जाए। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को कई बार कुछ और ही मंजूर होता है, और वो था भी। एक बार मेरी गलती हुई। शाम का समय हो रहा था, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था और हम क्रिकेट खेल रहे थे। फिर भी मैं उस दीवार के कुछ ही दूरी पर खड़ा था और बॉल मेरी तरफ आती है। मुझे पता नहीं क्या होता है कि मैं भागता भागता बॉल पकड़ता हूँ। अब मैं बिल्कुल फ्लो में था और मेरा एंगल ही उल्टा बना। मैं भागते भागते बिल्कुल मुड़ा और मैंने बॉल दूसरी तरफ फेंक दी, यानी कि दीवार के दूसरी तरफ होगी। कई बार हो जाता है ऐसा, मैंने भी क्रिकेट खेल लिया, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन जब ये ऐसा होता है ना तो जिसके साथ होता है उसका मजाक बहुत बनता है। अब जब ये हुआ तो बॉल जो है वो जैसे ही उस दीवार को फांद कर गई, पहले तो आसपास के जो बच्चे हंसे, खासतौर पर जिनकी बैटिंग चल रही थी। उन्होंने तो हंसना ही था, उनको तो फ्री के रन मिल गए। जो बॉलिंग साइड थी, जहां पर जो मतलब मेरी टीम थी, वहां पर तो लानत मलानत होनी शुरू होगी कि भाई ये क्या कर दिया तूने, एक ही तो गेंद थी। तब इतने रईस थोड़ी होते थे बच्चे कि मुंह मांगी चीज उसी समय मिल जाए। बड़ी मुश्किल से सबने पैसे इकट्ठे करके एक बॉल खरीदी थी, और वो भी अब जा चुकी थी उस दीवार के पार। ये कोई बहुत बड़ी बात ना होती अगर उस दीवार के पार वो गटर ना होता। अब वो गटर और उसके आसपास वो बॉल, हालांकि वो जो दीवार है उससे कुछ आगे ही था गटर, बिल्कुल साथ में सटा हुआ नहीं था। अब बच्चे आते हैं मेरे पास और मुझे कहना शुरू करते हैं कि भाई जाओ लेकर आओ। मनु कहते हैं कि भाई दिमाग खराब हो गया है, वहां पर तुझे पता ना क्या गटर है, मैं तो नहीं जाता। तो कहते हैं गटर में थोड़ा गिरी होगी, देख लेते आसे पासे होगी, वो आसपास होगी तो लेकर आ भाई, हमें बॉल चाहिए, नहीं तो बॉल के पैसे दे दे, तेरी गलती से बॉल गिरी है। कुछ देर तक बहस बसाई होती रही, तो फिर जिसे कहते हैं कि जब कोई इंसान ललकारता है तो फिर ललकार का जवाब तो देना चाहिए, बकौल मनु। हालांकि इनकी गलती थी। तो फिर थोड़े बहुत आवाजें उठने लगेगी, अरे भाई फट्टू है, डरता है गटर से, जा नहीं रहा। मतलब ऐसे तरीके से उनको टीज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके अंदर का, अभी मर्द तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी शेर दिल बच्चा समथिंग जाग गया। कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम वहां पर दीवार पर बैठो और मैं
गटर के आसपास जहां पर भी गेंद पड़ी होगी लेकर आऊंगा, लेकिन अगर गटर के बीच में गिर गई फिर नहीं मैं जाऊंगा। तो कहते हैं भाई ठीक है चल। अब ये दीवार पर चढ़ते हैं, आसपास देखते हैं, बॉल उनको नजर आ नहीं रही होती। और उसका एक कारण और भी था कि अब जो अंधेरा तो नहीं हुआ था लेकिन दरमियाना सा समय था जहां पर दिन और रात मिलते हैं। इधर उधर देखते हैं, कुछ झाड़ियां थी तो इनको लगा कि भाई झाड़ियों के बीच में कोई बॉल जो है वो गिर चुकी होगी। तो ये दीवार फांद के दूसरी तरफ जंप करके जाते हैं और दूसरी तरफ जो लड़के हैं इनको देख रहे थे। कुछ समय तक ये इधर उधर बॉल को ढूंढते हैं लेकिन इनको बॉल नजर नहीं आती। अब अचानक से बॉल तो नजर नहीं आई इनको, लेकिन इनको एक आवाज सुनाई देती है कि यहाँ आओ। ये अचानक से लड़कों की तरफ देखते हैं कि किसी ने आवाज तो नहीं लगाई, लेकिन वो तो सभी लड़के स्पेक्टेटर बने हुए देख रहे थे नजारा कि भाई बॉल कब मिलेगी हमारी। फिर से ये बॉल को इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं और फिर से एक आवाज आती है कि यहाँ है। ये इधर उधर फिर से देखते हैं। अब ये बढ़ना शुरू कर देते हैं गटर की तरफ। ये कहते हैं कि ये सेंसेस में थे लेकिन पता नहीं क्यों कि वो आवाज सुनकर ये गटर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ये गटर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, आवाजें दूसरी तरफ से आनी शुरू होती है। और क्या कर रहा है मनु, किस तरफ जा रहा है? अरे भाई उस तरफ नहीं होगी, अगर होगी भी तो रहने देना, उस तरफ नहीं जाना, गटर की तरफ नहीं जाना। लेकिन मुझे वो आवाजें सुनाई तो साफ दे रही थी लेकिन मैं उन पर रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। रिएक्शन था सिर्फ उस आवाज पर। मैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ और वो आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे डर के मारे भागी जा रहे हैं, क्योंकि उनको आभास हो चुका था कि शायद अब मनु के ये आखिरी पल है। जब मैं उस गटर के पास पहुंचा, मुझे बॉल दिखाई दी। बॉल पानी में तैर रही थी। मैं देखकर बॉल को खुश हो गया, लेकिन गटर के अंदर जाएगा कौन? हाँ, बस एक आवाज कंटिन्यूसली आई जा रही थी कि मनु जल्दी से भागकर आ जा, मनु जल्दी से भागकर आ जा। लेकिन मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था उस आवाज को तवज्जो देने का। मैं तो सिर्फ बॉल की तरफ देख रहा था। लेकिन क्या होता है, देखते ही देखते मेरा ध्यान जाता है कि पानी के अंदर से बॉल ऊपर की ओर उठती है। एक हाथ जो बिल्कुल काला था, बड़े बड़े नाखून थे, वो ऊपर की ओर उठते हैं और बॉल को ऊपर लेकर आ रहे थे। कुछ ही समय में एक आकृति जिसकी लाल रंग की आंखें थी, वो भी साथ में ऊपर आ रही होती है और धीरे से कह रही होती है कि आके ले लो इसे। बस अब वो समय था कि जहां पर मैं बिल्कुल सन्न हो चुका था। मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था और अपनी मौत को मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से कोई मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे खींचता हुआ ले जाता है। ये वही एक लड़का बाकी बचा था। जब सारे लड़के भाग चुके थे, वो सिर्फ आवाज लगाए जा रहा था। और वो जब देख रहा था कि मैं गटर की ओर झुकता जा रहा हूँ और कुछ ही सेकंड में गटर में गिरने वाला हूँ, तो वो जल्दी से हिम्मत दिखाता है और भागते हुए मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे खींच के ले जाता है। और जब वो खींच के लेके जाता है तो बस मैं थोड़ा सा होश में आता हूँ। वो मुझे आगे भगा के ले जा रहा था और मैं पीछे देख रहा था कि एक आकृति वो गेंद को देखकर, वो गेंद उसके हाथ में है और मेरी तरफ देखकर हंसे जा रही है। आज मुझे पता लग चुका था कि आखिर इन बच्चों की मौत का कारण है कौन। वो गटर का शैतान, वो गटर का प्रेत। जल्दी से हम दीवार फांदते हैं और जब हम वहां पे बैठते हैं, कुछ समय सांस लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि तुमने उसको देखा? वो कहता है किसको? मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि तुम आगे की तरफ झुकते जा रहे थे और गिर जाते, और अगर गिर जाते तो तुम भी मर जाते। थोड़ी सी सांस में सांस आती है, मैं कहता हूँ कि भाग। उसका कारण, क्योंकि हम दोनों के बीच में वो बॉल आगे गिरती है। मुझे पता था कि वो बॉल गिरी किसने है।
और जो वो लड़का था उसको तो ये भी नहीं पता था कि किसने बॉल गिरी है, लेकिन हवा में ऐसे खुद ब खुद बॉल कैसे गिर सकती है। अब जब ये सारा कांड हुआ तब तक हम जब देख रहे थे ग्राउंड में बाहर जा रहे थे, तो कुछ लोग ग्राउंड के अंदर आ रहे थे, जो बच्चे थे उन्होंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। हमने उनको सारी बात बता दी और उसके बाद फिर यह निश्चित किया गया कि ये गटर है, इसको चारों तरफ से इसको चार दीवारी कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि ये बात है तब की, जब जो गटर है इसके पास एक ग्राउंड होती थी, कुछ बच्चे गलती से गाहे बगाहे खेलते हुए आ जाते थे और वो उनके मौत का कारण बन जाता था। जब मेरे साथ ये घटना हुई उसके बाद फिर इसको चार दीवारी कर दी गई। अब ये बात तब की है जब मैं कुछ था 8 साल के आसपास का। आज मेरी जो उम्र है वो है कुछ 45 वर्ष के आसपास। अब 45 वर्ष और 8 वर्ष यानी कि तकरीबन 37 साल हो चुके हैं इस बात को। 37 साल में कितना कुछ बदल जाता है, बदला। जहाँ पर इस चार दीवारी के आसपास झाड़ियाँ थी, उसमें रास्ता बन गया था, एक बड़ा रास्ता बन गया था। हमारा घर पूरा घूम के दूसरी तरफ जाता था, तो ये रास्ता बनने की वजह से एक शॉर्टकट बन गया था और गाँव को भी काफ़ी जो है वो आसानी हो चुकी थी। लेकिन ये चार दीवारी जस की तस ही रही, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। शायद जो ये गलती से जेसीबी की वजह से ये हादसा हुआ, उसके बाद एक बच्चा फिर समा गया काल के आक्रोश में, उसको किसी ने ले लिया और वो क्या चीज है उसके बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं। उसके बाद फिर जल्दी से जल्दी चार दीवारी को दोबारा से जो टूटा था हिस्सा उसको तामीर किया गया और आसपास उसके पिल्लर भी लगाए गए, ताकि अगर कोई चीज गलती से टकराए तो पिल्लर के साथ टकराए। हर बार बच्चों की मौत कौन अफोर्ड कर सकता है? एक गांव जहां आए दिन कभी बच्चों की मौतें होती थी, फिर एकदम थम सी गई, शायद मेरी वजह से, और आज इतने देर बाद फिर से वो मंजर। इसलिए ये गांव का जो कटर है उसका शैतान, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ और कोई भी नहीं, क्योंकि जो देखा, जिसने उसको देखा, वो अब ये किस्सा बताने के लिए जीवित हो ही नहीं सकता था, सिर्फ मैं बचा। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैसे तो इंसान जिंदगी में कई लोगों से धोखे खाता है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जब इंसान उससे धोखा खाए तो शायद संभल नहीं पाता। संजीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब जो किस्सा है ये अपने आप में काफी एक अजीब किस्सा है, और इंसान का जो लालच है उसको कहाँ तक ले जाता है, इसके बारे में ये जो किस्सा है हूबहू फिट बैठता है। और इसका एक ये किस्सा मिसाल बन जाता है कि पैसा इंसान को कितना गिरा देता है। संजीव आज अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। वैसे तो कोई अनाथ होने वाली बात है नहीं, क्योंकि संजीव की माँ भी है, उनकी एक बहन भी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को अकेला महसूस क्यों कर रहे हैं? अब माँ और बहन सिर्फ बाकी बची हैं, यानी कि उनके जो पिता हैं वो अब नहीं है इस दुनिया में, और कुछ ही सालों पहले इनके दादा दादी भी थे, वो भी नहीं है इस दुनिया में। इनके एक चाचा जी हैं जो इनका सहारा बन रहे हैं। अब शायद वो इनका अकेलापन दूर कर रहे हैं, और इनके चाचा जी इनको काफी समय पहले कुछ समझाते रहते थे, और आज काफी सालों बाद इनको वो बातें समझ में आ रही हैं। संजीव कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा छोटा था, मतलब छोटा इन द सेंस ऐसे कि मानो कोई होगा कोई 10-12 साल के आसपास का। अचानक से जो हमारा परिवार है वो बिखर सा गया।
मेरे पिता की मेरे चाचा जी के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हुई। जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बेतहाशा ज़मीन। डिसाइड किया गया कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो 50-50% होगी, जो आमतौर पर होता है। 50-50% प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होगी। अब मेरे पिताजी जो हैं वो उसी घर में रहे जो हमारा घर था, और चाचा जी अलग हो गए। हालांकि पैसे की वजह से लोगों को लग रहा था कि इनके रिश्तों में दरार आ गई है, लेकिन जो मेरे चाचा जी हैं सच में वो बड़े बड़े एक भले मानस इंसान है। तो वो बड़ा रोए, क्योंकि वो चाहते नहीं थे घर को छोड़ना, लेकिन माहौल ऐसे क्रिएट हो चुके थे कि उनको घर को छोड़ना पड़ा। मैं इस चीज़ का सीधे तौर पर जिम्मेदार अपनी चाची को मानता था। ये वही तो थी जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, और ये धोखा कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था। अब चाचा जी को लेकर मेरे भी बड़े जो एक इमोशनल थे रिलेशन उनके साथ, लेकिन अब बड़ों का फैसला है, उसमें क्या किया जा सकता है। अब जैसे ही चाचा जी अपना हिस्सा लेकर फारिग हुए, हमारे घर में एक मनहूसियत सी छा गई। दूसरी ओर जो चाचा जी थे, उनका जो जो भी उनकी स्थिति थी और अच्छी हो रही थी। हमारी स्थिति पैसे के तौर पर तो नहीं खराब हो रही थी, पैसे के तौर पर तो ठीक चल रहा था, लेकिन हमारी स्थिति खराब हो रही थी जानी तौर पर। कुछ समय बाद जैसे ही अलग हुए, कुछ ही हफ्तों बाद कह सकते हैं कि मेरे दादाजी की मौत हो गई अचानक, बिना कोई ठोस वजह। एक होता ना कि बीमारी हो, नेचुरल डेथ भी नहीं उसको कहा जा सकता, क्योंकि कोई बीमारी नहीं थी, और अचानक से बस वो सोए हैं और उठे ही नहीं। हमारे तो घर में जैसे हाहाकार मच गया। अभी इस सदमे से हम उभरे नहीं थे कि दादी जी भी चल बसी। ये एक और बड़ा सदमा था हमारे लिए। अब मुझे लग रहा था कि ये वो वक्त होगा जहां पर मेरे पिताजी और चाचा जी के बीच सुलह हो जाएगी, कि भाई माँ बाप तो रहे नहीं, अब हो सकता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से वो गम में चले गए, तो अब हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन उल्टा ये लड़ाई और बढ़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं पिताजी को ये शक था कि कोई काला जादू हमारे घर पर किया गया है, और वो किया है हमारी चाची ने। मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता था। हालांकि इतनी उम्र भी नहीं थी कि मैं समझ पाता, लेकिन जितना भी समझ लगता था ये था कि हमारी चाची जी गंदी हैं, वो बुरी हैं, वो बुरे काम करती हैं और हमारे घर को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। अब कुछ दिन बीते। एक दिन एक औरत हमारे घर में आती है, और मेरे पिताजी नहीं थे तब घर में। मेरी बहन जो मुझसे तकरीबन 8 साल बड़ी है वो थी, और मेरी माँ थी। वो एक औजार टाइप कोई चीज़ होती है, वो मेरे हाथ में पकड़ाती है। मेरी माँ कहती हैं कि ये जैसा कर रही हैं वैसा करो, हमारे घर में कुछ समस्या चल रही है तो ये ठीक कर देंगी। मैं जितना था, क्या कह सकता हूँ, उस उम्र में जो करने के लिए मुझे कहा गया था मैं कर रहा था। वो घर के एक हिस्से में लेकर जाती हैं और उसको ये कहती हैं कि तुम इसको गोदना शुरू करो गोल गोल, जब तक इस पर पूरी तरह से गोल गोल निशान ना पड़ जाए। मेरे लिए ये टास्क बड़ा मुश्किल था, एक बच्चे के लिए। मैं तो अपनी माँ को देख रहा था कि ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन माँ का चेहरा बड़ा सीरियस था, जैसे कि ये काम करना ही पड़ेगा। इसलिए फिर मैं ये काम करने लग पड़ा। काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद वो काम हुआ। उसके बाद उस औरत ने पता नहीं उस पे कुछ तंत्र मंत्र किया, और फिर वो चली गई। अब मैं सच में बड़ा खुश था कि शुक्र है जो ये चाची हमारी बुरे काम कर रही है, अब उसको मज़े से खाएंगे, ऐसा करेंगे, जैसे बच्चों का दिमाग होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट करनी शुरू की कि मेरे पिताजी हैं, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, और आए दिन मैं अपनी माँ से सुनता रहता कि ये जो चाची हैं, मतलब नाम वो लेती थी अपने पिता के साथ, मेरे पिता के साथ वो बात कर रही होती थी कि उसी का किया धरा है, ऐसा है वैसा है वैसा है। बस एक दिन ऐसी नौबत आई कि मेरे पिताजी बस अब वो दुनिया छोड़कर जाने ही वाले थे। मैं उनके पास बैठा था। वो उनकी आंखें बिल्कुल नम थीं, और वो मुझे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों से उनकी बोलने की शक्ति भी खत्म हो गई।
मेरे चाची जी आए और मेरी माँ ने तो उनको कमरे में घुसने तक नहीं दिया। वो रोते रहे, कुर्लाते रहे। मुझे अपनी चाची को देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि सब कुछ तो इसका किया था। लेकिन आज पहली बार मैं ये देख रहा था कि उनके आँसू तो सच्चे हैं। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब बनावटी है। फिर पिताजी चल बसे। अब उनका संस्कार किया, उसके बाद फिर धीरे-धीरे समय बीता। चाचा जी के साथ इतना लिंक था नहीं। उसके बाद घर में कोई ऐसी घटना हुई नहीं। मैं भी बिल्कुल ठीक, माँ भी ठीक, बहन भी ठीक। मुझे ऐसे लगता रहता था कि हम तीनों में से किसी का नंबर तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो मेरे चाचा जी थे ना, वो कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करते थे मुझे जब भी मिलते थे। मेरी माँ उनको मिलने नहीं देती थी क्योंकि चाची का जो चाची ने जो कांड किए थे वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से चाची की छाया इस पर ना पड़े और कहीं गलती से भी चाचा इसको अपने घर ले गए और चाची ने कुछ कर दिया तो। अब उम्र मेरी हो चुकी थी 18 वर्ष। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, एक आधा साल हुआ था और रह दे के घर में मैं और माँ रह गए थे। अब जैसे ये बातें जो है वो भूल सी गई थी कि बस जो होना था हो गया। जो घर का बिजनेस था, उसका जो हमारी सेविंग थी, उसी के इंटरेस्ट से हमारा घर चल रहा था और काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैंने जैसा कहा था इतना पैसा था कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा जीवन भी अच्छा चल रहा था। अब माँ से बढ़कर क्या होता है ज़िंदगी में भाई? जब माँ हो तो सारे रिश्ते भी ख़त्म हो जाएँ तो अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन एक दिन कुछ मैंने सुना। एक दिन एक जानी-पहचानी महिला आई, जो मैंने कुछ साल पहले देखी थी। उसका चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्योंकि ये वही तो महिला थी, जिसने वो सारा कांड किया था, जो मुझसे कराया था। यानी कि ये दोनों बैठी बातें कर रही थी और बकौल इनके मैं अपने दूसरे रूम में कंप्यूटर पर बैठा गेम खेल रहा था हेडफ़ोन लगाकर। जब मेरी माँ मुझे कुछ कहने आई, तो मैं तब सच में हेडफ़ोन लगाकर गेम खेल रहा था। वो 3-4 बार मुझे आवाज़ लगाती रहीं, लेकिन मैंने आवाज़ सुनी नहीं, क्योंकि मुझे तो आवाज़ आ नहीं रही थी। फिर उन्होंने इशारा किया तो फिर मैंने सुना। यानी कि वो शायद निश्चिंत हो चुकी थी कि कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अब मैंने किसी कारण से आवाज़ कम की और मुझे इन दोनों के बातें करने का पता लग रहा था कि कोई बातें कर रही हैं। फिर जो बातें थी वो चल रही थी ऐसी कि कैसे मौत हुई, ऐसे-ऐसे सब कुछ। अब जो सच का पर्दाफ़ाश हुआ, उसके बाद से तो मैं सच में अकेला पड़ गया। क्योंकि उस दिन मेरी माँ भी मर गई। पता है कैसे मरी वो? ये औरत जो थी, वो कह रही थी कि बस सुमित्रा, अब तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। हमने जो जवाई भी ढूँढा है वो इतना फट्टू है, इतना भोला है कि कभी प्रॉपर्टी पर नज़र रख ही नहीं सकता तुम्हारी। यहाँ तक भी बात ठीक थी। तुम्हारी बेटी भी सीधी सादी है, यहाँ तक भी ठीक थी बात। और बेटा तुम्हारे हाथ में ही है, भाई माँ है, ऐसा ही होगा। जो कांटे थे उनको तुमने कभी पास आने नहीं दिया। मेरे दिमाग में आया कि चाचा चाची, और जो घर के ही थे उनको तुमने रास्ते से हटा दिया। यानी कि दादा दादी और पिताजी। ये बातें करके दोनों जने हंसने लगे। यानी कि वो मेरी माँ ही थी, जिसने पहले दादा को, फिर दादी को, या यूं कहें कि पहले घर में लड़ाई हुई जिसकी वजह से चाचा का हिस्सा साइड पे, फिर दादा को, दादी को, और फिर यहाँ तक कि अपने पति यानी मेरे पिता तक को भी खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी, पैसे की वजह से, ताकि
ताउम्र वो उस पैसे से ऐश करें, उनको कोई भी रोक टोक ना हो। मैंने कहा ना कि उस दिन माँ भी मर गई, मेरे लिए तो वो मर ही गई। अब उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो उसकी वजह से चल फिर तो रही है, लेकिन वो आत्मा मेरे लिए मर चुकी है। मैंने ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने चाचा जी को बताई, और वो काफी रो रहे थे, और वो कहते थे कि बेटा, मैं कहने की कोशिश तो करता था। चाची जी के गले लग के भी मैं खूब रोया, क्योंकि ताउम्र मैं उनको ही हर चीज का दोषी मानता रहा, लेकिन वो थी नहीं। वो तो बेचारी बस एक मोहरा बनी, मोहरा भी नहीं कह सकते, बस एक विक्टिम बनी मेरी माँ के काले कर्मों का। अब चाचा जी कहते हैं कि बेटा बस चुप रह, शांत रह, वो कुछ भी कर सकती है, तुझे नुकसान ना हो। मैं तो इस चीज से हरगिज भी नहीं डरता, मुझे अपने नुकसान की कोई भी चिंता नहीं है। मुझे नुकसान है, मुझे चिंता है अपने चाचा चाची के नुकसान की, कि कहीं माँ को पता लग गया तो वो उनका नुकसान न कर दे। मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चुप हूँ। मैं अब इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ कि अगर कोई काला जादू किया है तो उसकी काट कैसे की जाए, और अपनी ही माँ से कैसे छुटकारा मिले मुझे। उनके सामने मैं झूठी हंसी हंसता हूँ, ऐसे नॉर्मल बने रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा समय तक ये हो ना पाएगा। ना जाने कितनी देर तक ये सब कुछ चलेगा, पता नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि बस माँ भी मेरे लिए मर चुकी है। और एक बात और, कि पैसा इंसान को इतना गिरा देता है, माँ तक को भी, ये मैंने कभी सोचा ना था। मैं भी कभी इस चीज को विश्वास वैसे कर नहीं सकता, लेकिन कलयुग है, बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई कलयुग पर दोष मत देना चाहिए, इंसान का अपना दिमाग होता है। कई ऐसे लोग हैं जो इस घनघोर कलयुग में भी सत्य के साथ खड़े हैं और किसी तरीके का लालच ऐसा कुछ नहीं करते। तो कलयुग को दोष ना मढ़े और रिश्तेदारों की पहचान करें। आई होप किस्सा पसंद आया, और अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की। और जो अगला किस्सा है, ये एक ऐसा किस्सा है जो कह सकते हैं कि भाई इंसान के कई शौक खत्म कर देता है। तो जो रंजन है ना, वो कहते हैं कि भाई मुझे ना छोटे होते साइकिल चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन भाई शौक 1 मिनट में खत्म हो गया। हम घर से गरीब थे और इतना तब सहूलतें नहीं थी। आज तो वैसे मैं कार भी चलाता हूँ, लेकिन साइकिल चलाने का मजा ही और था। चलो आज इनका अच्छा सिस्टम है, लेकिन जब कहते छोटे थे ना, तो ये अपने ननिहाल जाते थे, और ननिहाल में इनके भाई के पास, कजन ब्रदर के पास साइकिल था। अच्छा था, वो भी लड़का भाई, वो कभी मना नहीं करता था। तो फिर मैं ना खूब साइकिल चलाया करता था, खूब साइकिल चलाया करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरी साइकिल हमेशा के लिए बंद हो गई। जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं गाड़ी भी अच्छे तरीके से चलाता हूँ, मेरे पास है भी एक को छोड़कर 2 गाड़ियाँ, बाइक भी बड़े अच्छे तरीके से चलाता हूँ। लेकिन जब साइकिल चलाता हूँ ना, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। उसका कारण पता क्या है? एक बार ऐसे ही ना गांव में साइकिल चलाते चलाते भाई मैं बड़े सुनसान से इलाके पे चला गया। मुझे मतलब अंदेशा ही नहीं हुआ। तो शाम का समय हो गया, मैं अकेला था। अब मैं ना आगे बढ़ता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। एक जगह पे आके मैं सोचा कि मैं बस 5 मिनट सांस ले लूं, क्योंकि काफ़ी तेज मैंने साइकिल चलाई। वो था बरगद का पेड़। अब जब वहां पर मैंने 1 मिनट के लिए बस साइकिल में बैठा हुआ था, टांग नीचे की, तो मुझे धप से मेरे पीठ पर ऐसे लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मारा पीछे। मैं तो एकदम से हिल गया कि ये क्या हुआ, डर गया। मैंने उस समय तो कोई रिएक्ट नहीं किया, और मैंने जल्दी से साइकिल पर चढ़कर चलने की तैयारी की। लेकिन अभी मैंने 2 पैडल मारे थे, तो पीछे से अचानक से धप की आवाज आई, धप की, जैसे कोई पेड़ से कूदा है। अब मैंने जैसे ही पीछे देखा, तो पीछे एक औरत, या यूं कहें कि चुड़ैल थी, लंबे लंबे बाल थे। अब भाई अब तो मैं
साइकिल से गिरा और जल्दी से साइकिल छोड़कर भागा। पीछे मुड़ के नहीं देखा, समझदारी थी। घर पहुंच के मैंने अपने मामा जी को, नाना जी को बताया। नाना जी ने खूब डांट लगाई कि इतनी दूर, ये वो। मामा जी ने बीच बचाव किया कि भाई कोई बात नहीं, बच्चा है, फिर क्या हो जाता है, हम साइकिल लेने जाते हैं। मैं चिल्लाता रहा कि नहीं नहीं नहीं, वहां मत जाना, वहां चुड़ैल है, वहां चुड़ैल है, लेकिन कोई माना ही नहीं। कहते थे बस बच्चे का वहम होगा, बच्चे का वहम होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस दिन के बाद उस रास्ते से उनमें से भी कोई नहीं गया। कारण, जब वो रात के समय में, अब रात हो चुकी थी, साइकिल लेने गए 3-4 जाने, क्योंकि मुझे रास्ते का पता था, मुझे भी लेकर गए। मैं तो अभी जा नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उठा मुझे लेकर गए। जब टॉर्च लगाई तो वहां पर देखा कि साइकिल तो पड़ी है। बच्चा डर गया होगा किसी कारण से। मैंने कहा नहीं, वो उसने पेड़ से छलांग मारी। अब जैसे ही मेरे मामा ने टॉर्च मारी इधर उधर, उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर पैरों के निशान है, जैसे कोई ऊपर से फांदा है। और वो पैरों के निशान छोटे नहीं थे, कम से कम 9 से 10 फीट पैरों के निशान, इतने बड़े निशान। जैसा कि मैंने कहा कि उसके बाद तो उस रास्ते से हम में से, यानी कि नानका परिवार से, ननिहाल से कोई नहीं गुजरा, और उस समय सभी भागे भी, क्योंकि अगर उनको वो दिख जाती तो जो साइकिल लेने आए थे, हो सकता है कि वो भी मेरे समेत वहीं पर रह जाते। छोटा सा किस्सा था, थोड़ा सा डरावना भी था, लेकिन वही ध्यान से। अब साइकिल ना चलाने वाली बात, कहते हैं कि उसके बाद मैंने कोशिश बड़ी की पैडल मारने की, लेकिन मुझसे साइकिल चलती नहीं थी। मतलब खत्म ही हो गया मेरे अंदर से कि साइकिल चलेगी मुझसे। आज तक का है, बाइक चल जाती है, गाड़ी चल जाती है, साइकिल नहीं चल पाती। तो जो नॉस्टैल्जिया था वो डर में बदल गया और खत्म हो गया। तो आई होप ये जो किस्से हैं आपको पसंद आए होंगे, और आज का जो ये एपिसोड है इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले कि जैसे मैंने कहा है कि नया मंथ अप्रैल में कुछ नया होने जा रहा है, और उसकी सबमिशन बड़ी कम है भाई। अपने रेगुलर व्यूअर नहीं लिख रहे कि क्या हो सकता है। जल्दी से लिखिए, बताइए कि क्या नया हो सकता है। और साथ के साथ ही आप सबके प्यार से, आपके सबकी सपोर्ट से जो चैनल है थोड़ा सा फिर से स्पीड पकड़ रहा है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये मेरा एक दस्तूर है। और कुछ और भी प्लानिंग है जो अप्रैल के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वीडियो पे। हो सकता है कि लाइव आकर डिस्कस करूं, जिससे थोड़ी सी आसानी होगी इंटरेक्ट करने में। और अभी एक थोड़ी सी और कश्मकश है कि आईपीएल शुरू हुआ है, उसकी वजह से दिमाग में बात चल रही है कि भाई 9 बजे की टाइमिंग क्या ठीक रहेगी, क्योंकि 9 बजे तो मैच चल रहा होता है। तो आप में से जो भी भाई लोग ये देख रहे हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, खासतौर पे जो मेरी कहानियाँ ये रोज़ सुनते हैं, वो भी आप थोड़ी सी एक छोटी सी सजेशन जरूर दे दीजिए कि क्या अभी आईपीएल के दौरान टाइम को चेंज करना चाहिए, 9 से 10, 9:30 करना चाहिए, 9:30 10 यानी, या फिर यही रहने देना चाहिए। अब ये आप पर है। मतलब आज की जो वीडियो है उससे मैं 5-7 दिन का देखूंगा कि क्या रिस्पॉन्स आया। उसके बाद फिर आपके, यानी कि आपके रिस्पॉन्स पर देखेंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वोटिंग भी करा लेंगे, है ना, पोस्ट पे वोट भी डाल देंगे कि कितने लोग, कितने व्यूअर्स ये चाहते हैं कि टाइम को चेंज कर दिया जाए टेम्पररी तौर पर आईपीएल की वजह से, या फिर सेम रखा जाए। तो ज़रूर आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए कमेंट्स के तौर पे कि भाई जो समय है उसको सेम रखा जाए या फिर चेंज किया जाए। क्योंकि आईपीएल में तो फिर आपको पता है कि भाई मैच लोग ज़्यादा देखते हैं, तो थोड़ी सी व्यूअरशिप पे फ़र्क आएगा, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ना हो कि घेर दे फिर से चैनल को। तो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है इसके लिए। खैर, अब अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।